गांव धनपुर बाहर से जितना शांत दिखता था, भीतर उतना ही बेचैन था। सुबह की धूप कच्ची गलियों पर फैल चुकी थी, मगर हवाओं में एक अजीब सा बोझ तैर रहा था, जैसे कोई राज दबा हो जो कभी भी फूट पड़ने वाला हो। गांव के बीचों बीच खड़ा था शर्मा परिवार का पुराना हवेली नुमा मकान। ऊंची दीवारें, जंग खाया लोहे का फाटक और अंदर पसरा सन्नाटा, ये मकान गांव की हर कहानी का मूक गवाह था। इस घर के मालिक थे हरिशंकर शर्मा, गांव के सबसे इज्जतदार, सबसे अमीर और सबसे डरावने आदमी। लोग उनके सामने सिर झुकाते मगर आंख मिलाने से कतराते थे। वजह, हरिशंकर की इज्जत के पीछे एक ऐसी परछाई थी जिसके बारे में गांव में कोई खुलकर बात नहीं करता था। हरिशंकर के परिवार में उनकी पत्नी शारदा, बेटा अमित और बेटी नेहा थे। बाहर से यह एक आदर्श परिवार लगता था, धन, मान सम्मान और सुख सुविधाओं से भरा। मगर इस घर की दीवारों के भीतर डर, खामोशी और अनकहे सवालों का राज था। शारदा देवी हर सुबह पूजा करती, मगर उनकी आंखों में शांति नहीं, डर होता था। पूजा के बाद वो अक्सर हवेली के पिछवाड़े बने बंद कमरे की ओर देखतीं और फिर नजरें झुका लेतीं। उस कमरे में ताला लगा रहता था सालों से। अमित, जो अब 24 साल का हो चुका था, बचपन से ही उस कमरे को लेकर बेचैन था। उसने कई बार माँ से पूछा, माँ, उस कमरे में क्या है? शारदा हर बार एक ही जवाब देती, कुछ नहीं, पुराने सामान हैं। मगर अमित जानता था, माँ झूठ बोल रही हैं। नेहा, जो अमित से 4 साल छोटी थी, ज्यादा बोलती नहीं थी। वो अक्सर रात को डरकर उठ जाती, पसीने से भीगी हुई। कभी कभी वह चिल्लाकर कहती, पापा मत कीजिए, छोड़ दीजिए। हरिशंकर ऐसे मौकों पर गुस्से में आ जाते, बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारा वहम है, और नेहा चुप हो जाती हमेशा के लिए। धनपुर में एक पुरानी कहावत थी, शर्मा जी की इज्जत के नीचे बहुत सी कब्रें दबी हैं। लोग चुपचाप ये बात कहते, मगर कोई सबूत नहीं था। 20 साल पहले गांव की एक लड़की राधा अचानक गायब हो गई थी। कहा गया कि वह शहर भाग गई, मगर कुछ बूढ़े आज भी कहते थे। उस रात शर्मा हवेली में बहुत चीखें आई थीं। अमित ने ये सब बातें बचपन में सुनी थी, मगर तब समझ नहीं पाया। अब जब वो बड़ा हो चुका था, उसके भीतर सवाल उगने लगे थे, क्या सच में उसके पिता इतने निर्दोष हैं? एक रात अमित ने हिम्मत की। खाने की मेज पर माहौल पहले से ही भारी था। हरिशंकर चुपचाप खाना खा रहे थे। अमित ने कहा, पापा, मैं शहर जाकर नौकरी करना चाहता हूँ। हरिशंकर का हाथ रुक गया। उन्होंने तीखी नजरों से अमित को देखा। इस घर को छोड़कर? हाँ, अमित बोला, मुझे अपना भविष्य खुद बनाना है। हरिशंकर ने थाली जोर से रख दी। तुम्हारा भविष्य यही है, इस घर से बाहर जाओगे तो बहुत कुछ टूट जाएगा। अमित ने पहली बार पलटकर कहा, क्या टूट जाएगा पापा? आपकी इज्जत या कोई राज? कमरे में सन्नाटा छा गया। शारदा की सांसें तेज हो गईं। नेहा डर से सिमट गई। हरिशंकर की आंखों में गुस्से के साथ कुछ और भी था, डर। ज्यादा सवाल मत पूछो, हरिशंकर ने कहा। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका बोझ पूरा परिवार उठाता है। ये सुनकर अमित का दिल कांप गया। पाप? किसका पाप? उसी रात अमित को नींद नहीं आई। आधी रात को उसने देखा, हरिशंकर धीरे धीरे उठे, चाबी का गुच्छा लिया और पिछवाड़े की ओर बढ़ गए। अमित ने चुपचाप उनका पीछा किया। पहली बार उस बंद कमरे का ताला खुला। अंदर घुसते ही अमित की सांस रुक गई। कमरे में धूल जमी थी, मगर बीचों बीच एक पुरानी अलमारी थी। दीवारों पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। अलमारी खुली तो उसमें से एक पुरानी डायरी गिरी। हरिशंकर ने उसे उठाया और कुछ पन्ने पलटे। अमित छिपकर सब देख रहा था। डायरी के पन्नों पर लिखा था, राधा 1998। अमित का दिल जोर से धड़क उठा। राधा वही लड़की थी जो गायब हो गई थी। अगली सुबह शारदा देवी ने अमित को रोते हुए देखा। माँ, आप सब जानती हैं, है ना? अमित ने पूछा। शारदा अब और झूठ नहीं बोल पाईं। हाँ, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे पिता ने एक बहुत बड़ा पाप किया है, और उस पाप की कीमत हम सब चुका रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरिशंकर ने अपनी ताकत और रुतबे का गलत इस्तेमाल किया था। राधा उनके सामने गिड़गिड़ाई थी, मगर उन्होंने दया नहीं की। जब राधा ने सच बताने की धमकी दी तो शारदा की आवाज टूट गई। उस रात राधा वापस नहीं जा सकी। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पिता एक अपराधी था। उसी दिन गांव में खबर फैल गई कि पास के खेत में पुराने कंकाल मिले हैं। पुलिस आने वाली थी। हरिशंकर बेचैन थे। पहली बार उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। नेहा ने अमित से फुसफुसाकर कहा, भैया, मुझे लगता है वो कंकाल उसी लड़की का है। अमित ने बाहर आसमान की ओर देखा। बादल घिर रहे थे। उसे एहसास हुआ, बाप का पाप अब सामने आने वाला है। आसमान में काले बादल घिर चुके थे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे पूरा धनपुर गांव किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रहा हो। खेतों में मिले कंकाल की खबर अब आग की तरह फैल चुकी थी। गांव के चौपाल से लेकर चाय की दुकानों तक
हर जगह बस एक ही चर्चा थी, सच बाहर आ रहा है। और उस सच का सबसे भारी बोझ शर्मा हवेली के भीतर महसूस किया जा सकता था। पुलिस की जीप जब हवेली के फाटक के सामने आकर रुकी तो शारदा देवी के हाथ से पूजा की थाली गिर पड़ी। आ गए, उनके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। हरिशंकर शर्मा बरामदे में खड़े थे। चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में वर्षों बाद साफ डर दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर वर्मा ने उतरते ही कहा, शर्मा जी, कुछ सवाल हैं। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। हरिशंकर ने पल भर के लिए आसमान की ओर देखा, फिर बोले, घर मेरा है, तलाशी आपका हक, कर लीजिए। अमित और नेहा सीढ़ियों पर खड़े सब देख रहे थे। अमित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था, अगर वो बंद कमरा खुल गया तो सब खत्म हो जाएगा। पुलिस पूरे घर में घूम चुकी थी, लेकिन इंस्पेक्टर वर्मा की नज़र आखिरकार उसी पिछवाड़े वाले बंद कमरे पर टिक गई। ये कमरा? हरिशंकर ने संयम दिखाने की कोशिश की। पुराना स्टोर रूम है, बरसों से बंद है। खोलिए, इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। चाबी कांपते हाथों से ताले में डाली गई। क्लिक। दरवाजा खुलते ही हवा में सीलन और सड़ांध की मिलीजुली गंध फैल गई। पुलिस की नज़र दीवारों पर पड़ी खरोंचों पर गई, फिर अलमारी और फर्श पर। इंस्पेक्टर ने अलमारी खोली। वही पुरानी डायरी, राधा 1998। इंस्पेक्टर ने पन्ने पलटे। हर पन्ना हरिशंकर के लिए एक कील की तरह था, जो उसके अतीत को उसके सीने में ठोक रहा था। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, शर्मा जी, ये राधा कौन थी? कमरे में सन्नाटा छा गया। शारदा देवी अब खुद को रोक नहीं पाईं। बस कीजिए, अब और नहीं, वो रो पड़ी। हरिशंकर की आंखें बंद हो गईं, जैसे 20 साल का बोझ एक साथ टूट पड़ा हो। हाँ, मैंने पाप किया, उन्होंने पहली बार कबूल किया। उन्होंने बताया, राधा गरीब थी, उसके पिता कर्ज में डूबे थे। हरिशंकर ने मदद का लालच दिया, भरोसा तोड़ा। जब राधा ने गांव में सच बताने की बात कही तो गुस्से और डर में उन्होंने उसे इसी कमरे में बंद कर दिया। मैं डर गया था। हरिशंकर की आवाज भर्रा गई। मैंने सोचा एक रात, बस एक रात, लेकिन उनकी आवाज टूट गई। वो रात उसकी आखिरी रात बन गई। शारदा देवी जमीन पर बैठ गईं। आपने सिर्फ एक लड़की को नहीं मारा, आपने हमारा पूरा परिवार मार दिया। पुलिस हरिशंकर को ले जाने वाली ही थी कि नेहा अचानक आगे बढ़ी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी कुछ कहना है। सब चौंक गए। नेहा ने कांपती आवाज में बताया कि वो बचपन से डरावने सपने क्यों देखती थी। मैं छोटी थी, उस रात मैं जाग गई थी। मैंने उस कमरे से आवाजें सुनी थीं। मैंने पापा को देखा था। मैंने सब देखा था। हरिशंकर ने बेटी की ओर देखा। नेहा, मत बोलिए। नेहा चीख पड़ी। आप मेरे पापा हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छे इंसान नहीं हो। उस एक वाक्य ने हरिशंकर को भीतर तक तोड़ दिया। अगले दिन पूरा धनपुर थाने के बाहर जमा था। खबर फैल चुकी थी, शर्मा जी गिरफ्तार। जिस आदमी के सामने गांव झुकता था, आज वही हथकड़ियों में सिर झुकाए खड़ा था। लोगों की आंखों में गुस्सा था, अफसोस था और कुछ में शर्म भी, क्योंकि वे सालों से सब समझते हुए भी चुप थे। राधा के पिता को बुलाया गया। बूढ़ा शरीर, कांपते हाथ, सूनी आंखें। उन्होंने हरिशंकर की ओर देखा और बस इतना कहा, आज मेरी बेटी को इंसाफ मिला। हवेली अब सुनसान हो चुकी थी। शारदा देवी ने सफेद साड़ी पहन ली। मैं इस घर में अब एक दिन भी नहीं रह सकती, उन्होंने अमित से कहा। अमित ने फैसला किया, वो हवेली बेच देगा। वो पैसा राधा के परिवार और गांव की लड़कियों की शिक्षा के लिए देगा। अगर पापा ने अंधेरा फैलाया तो मैं रोशनी फैलाऊंगा, उसने कहा। नेहा ने भी एक नया रास्ता चुना। वह कानून पढ़ना चाहती थी। मैं चाहती हूं कि किसी और राधा के साथ ऐसा न हो। कोर्ट ने हरिशंकर शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई। जज के शब्द गूंजे, पाप चाहे कितना भी पुराना हो, इंसाफ से नहीं बच सकता। जेल जाते समय हरिशंकर ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली, इज्जत, परिवार सब छूट चुका था। अमित की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर झुकाया नहीं। आप मेरे पिता हैं, उसने कहा, लेकिन आपके पाप की जिम्मेदारी अब मेरी नहीं। कुछ साल बाद धनपुर बदल चुका था। शर्मा हवेली की जगह अब एक लड़कियों का स्कूल था, राधा स्मृति विद्यालय। पहले दिन नेहा ने वहां भाषण दिया। ये स्कूल एक याद है कि चुप्पी भी अपराध होती है। अमित दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके मन में एक ही विचार था, बाप का पाप बेटे की किस्मत नहीं होता, अगर बेटा सच का साथ चुने। सत्ता, पैसा और इज्जत पाप को छिपा सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। और सच चाहे देर से आए, आता जरूर है। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।